गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये अपना फर्स्ट लेक्चर ही है और अपन लोग इसके अंदर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। सपोज दैट ये अपने पास में कोई रीजन है और इस रीजन के अंदर हमारे पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक आपका होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ये जो ई है आपका वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ जी बेटा, अगर अपन बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर ई का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहते हैं, दोनों इक्वल न रहते हैं, दैट इज चेंज नहीं होते हैं। दूसरा अपन बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म की अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं। सुनिए बेटा, ये आपका ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये आपकी ईएलएफ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बेटा आपको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज ईएलएफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी सपोज दैट ये आपकी ईएलएफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हम लोगों ने एक सरफेस ली और उस सरफेस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थोड़ा सा टिल्ड करके इस टाइप से अपन ने रख दिया। सुनिए बेटा, आप सपोज दैट ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। इस रेक्टेंगुलर सरफेस को एक तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो अपन एक तो इसको बिल्कुल सीधा ऐसे रख सकते थे। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपके पास में सरफेस होती है, सरफेस का एरिया, ध्यान से सुनिए बेटा, सरफेस का एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। आई थिंक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस सुनिए। ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका जो भी एरिया होगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यानी कि इस एरिया की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। देखो बेटा, इस सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अच्छा बेटा, अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं तो अब बताइए इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, इसका मतलब इस टाइप से, और आउटवर्ड का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सरफेस का एरिया कहां होगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। वापस सुनो बेटा, अगर सरफेस ऐसे है तो एरिया कहां होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो कहां गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं कह रहा हूं इसको बीच में थोड़ा सा झुका करके ऐसे रखो, तो बताओ अगर इस सरफेस को ऐसे रखोगे तो इसका एरिया कहां होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर अपन थोड़ा सा यहां पर सोचें तो इसका एरिया आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा बेटा, सपोज दैट इसका जो एरिया है वो क्या है, एस। तो इस सरफेस से क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि जो आपके पास में ये सरफेस है, जब ये ईएलएफ आगे की तरफ जा रही है तो सोच के देखिए बेटा, कुछ ईएलएफ इस सरफेस के अंदर से क्रॉस होकर जाएगी और कुछ ईएलएफ इस सरफेस के बाहर से जाएगी। सरफेस के बाहर से जाने वाली ईएलएफ से अपने को कोई मतलब नहीं है। इस सरफेस को क्रॉस करते हुए, दैट इज इस सरफेस के अंदर से जितनी ईएलएफ पास हो रही है वो ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अच्छा बेटा, दूसरी डेफिनेशन जो मेन डेफिनेशन है उसकी अपन बात करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। ये तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन बेटा। सेकंड डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, सुनिए बेटा। अगर हमारे पास में कोई सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर एस है और वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, जहां पर
ई और एस के बिटवीन ये जो एंगल है वो सपोज दैट कितना है, थीटा। तो डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं केवल किसके लिए अप्लाई होगी बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होगा वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और जो आपकी सरफेस थी उसके एरिया वेक्टर एस दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सुनिए बेटा, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, ई डॉट एस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपकी सरफेस का वेक्टर एरिया है दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, तो क्या हम इसको फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ए डॉट भी हमारा क्या होता है बेटा, ए बी कोस थीटा, तो ई डॉट एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ई एस कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के ये दो फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं। अगर अपन यहां से सोचें तो ये जो आपका फाई होता है, पहली चीज वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। बताइए बेटा क्यों होगा, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया वेक्टर एस दोनों का क्या किया है बेटा, डॉट प्रोडक्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट किया है, तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगी वो कैसी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। दूसरी चीज, इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो हमारे पास में होगी, यहां से देखो बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, पहले ई इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है बेटा न्यूटन अपॉन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन अपॉन कूलम। एस क्या है, एरिया, तो एरिया की यूनिट होगी हमारे पास में क्या है, मीटर स्क्वायर। और कोस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसकी एसआई यूनिट हमारे पास में क्या आ जाएगी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। फाई की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। सिमिलरली अगर अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखना चाहें तो वापस यहां से देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। एस क्या है बेटा, एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L2 और कोस थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अगर इस L और L2 को दोनों को अपन एक साथ लिखें तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, L3, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो हम लोग किसकी बात करी बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात अपन केवल और केवल अभी किसमें कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको डेफिनेशन पूछे तो आपको केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डेफिनेशन है, पहली सिंपल थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, एक बार ऐसे लर्न करके छोड़ देना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड वाली मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस या फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा, इसकी डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिख रखी है। वो डेफिनेशन फॉर्मूला, स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, सारी चीजें अपने को ऐसे की ऐसे लिख करके आनी है। ओके बेटा, तो ये तो बात हो गई किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आप दिमाग में सोचो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब भी होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाएगा तो आप तो सिंपल सा डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रख लो, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। ओके बेटा, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो कैसा हो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है और उसके अंदर कोई सरफेस रखी गई है, सपोज दैट ये आर्बिट्री कोई सरफेस रखी गई है, तो इस सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन कैसे कैलकुलेट करें। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर चेंज हो सकता है। अच्छा, तो इस कंडीशन में किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपको सरफेस गिवन है उस सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं। लो बेटा, हमने ये छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया। सपोज दैट इस एलिमेंट का जो एरिया है वो क्या है, ds। सुनिए बेटा, जब भी अपन कोई एलिमेंट चूज करते हैं उसके लिए जो भी क्वांटिटी लेते हैं वो किसके साथ लेते हैं बेटा, d के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली अभी एरिया को क्या बोल रहे थे, s, तो इस एलिमेंट का एरिया हमने क्या लिया, ds। अगर अपन चार्ज को क्या ले रहे थे, q, तो एलिमेंट का अगर कभी चार्ज लेना हो तो उसको हम क्या लेंगे, dq। अभी अपन फ्लक्स को क्या ले रहे थे, फाई, तो अगर एलिमेंट का फ्लक्स लेना है तो उसको अपन क्या लेंगे, d फाई। एलिमेंट के लिए जो भी चीजें लेते हैं उन सबको किसके साथ में लेते हैं बेटा, d के साथ। तो सपोज दैट इस एलिमेंट का एरिया कितना है, ds। सपोज इस पॉइंट के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारे पास में क्या, E, और इस E और ds के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। तो
इस पूरे एरिया से, दैट इज इस पूरी सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके इक्वल होगा? मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा? डायरेक्टली कंप्लीट सरफेस के लिए। कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? आप एक काम करो, पहले केवल और केवल इस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। बताओ बेटा, इस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट डी एस। देखो बेटा, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? ई डॉट एस। तो इस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा? ई डॉट एस, या हम इसको बोल सकते हैं क्या? ई डी एस कोस थीटा। ये तो केवल क्या है? इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स। आप इसका क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दोगे, वही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा। वो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रख लेना। आप तो मेनली ये ध्यान में रखो, जब हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पूछे, तो आपको दोनों डेफिनेशन ऐसे की ऐसे लिख करके आनी है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद करना है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, या हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं बेटा? फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस वाला फॉर्मूला अपने को तब अप्लाई करना है जब ई और एस अपने को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखे हों, और जब अपने को ई का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, एस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, और ई और एस दोनों के बिटवीन एंगल थीटा की वैल्यू दी हुई हो, उस कंडीशन में अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज लेना है, फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले हो गए किसके लिए बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी ध्यान रखना, अगर कभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम लोग क्या करते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए? पहले एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं, उस एलिमेंट का एरिया ds अज्यूम कर लेते हैं, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को E ले लेते हैं, और जो उस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E डॉट ds या E ds कोस थीटा, एक ही बात है, उसका हम क्या कर देते हैं बेटा? इंटीग्रेशन। तो उस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमारे पास में आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके बेटा, हाँ बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब अपन लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जो कि आपके नोट्स के अंदर भी है। क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर ऑफ एरिया एस इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन अपॉन कूलम। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड विद दिस स्क्वायर। हाँ जी बेटा, हमारे पास में एक स्क्वायर है जिसका एरिया वेक्टर एस अपने को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। 5, 4, 6 सारे के सारे कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। और अपने को क्या कैलकुलेट करना है? फाई। अच्छा बेटा बताइए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फाई कैलकुलेट करने के मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फाई कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले बताए हैं, ई डॉट एस, या इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। अभी कौन सा लगेगा? फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। क्यों? S और E अपने को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे? फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, E की वैल्यू पुट करो, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट S एरिया वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप, दोनों को क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। और ये तो 11th क्लास की चीज है, डॉट प्रोडक्ट करना अपने को आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे बेटा अपन? दो वेक्टर्स का आई कैप के दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, जे कैप के दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, और के कैप के दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो। अरे आता ना बेटा डॉट प्रोडक्ट करना? जिसको नहीं आता वापस से ध्यान से देख लो। पहले इसका और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो बताओ बेटा, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 5, और वहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 3। केवल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 15। नेक्स्ट, अब जाओ जे कैप पर। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? -4। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है बेटा? -4, और वहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो बताओ कितना हो गया हमारे पास में मल्टीप्लाई करने पर? -8। ओके बेटा, नेक्स्ट, यहाँ के कैप का कोफिशिएंट कितना है? 6, वहाँ के कैप का कोफिशिएंट क्या है? 0 है ही नहीं।
3i के प्लस 2j कैप, के कैप है नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है 0। तो बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 5 = 7। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करके आओ तो इस बात का ध्यान रखना कि उसके साथ में उसकी यूनिट जरूर अप्लाई करके आनी है। आपने आंसर किसका निकाला है 5 का, तो आपको याद होनी चाहिए कि इसके ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। 5 = क्या है 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, दिस टाइम स्क्वायर का एरिया डायरेक्टली गिवन नहीं है, अपने को साइड गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर। बोलो भाई 20 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। is placed parallel to yz plane in an uniform electric field E = 40 I cap -20 J cap +30 K cap Newton upon Coulomb, then calculate electric flux passing through this loop। ओके बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। दिस टाइम E तो अपने को I cap J cap K cap की फॉर्म में गिवन है, बट जो एरिया है स्क्वायर का वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर S = कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। अरे बेटा इसको एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 0.04 मीटर स्क्वायर। बट यहां प्रॉब्लम है, जो अपन ने ये एस कैलकुलेट किया है वो अभी सिंपल फॉर्म में है और अपने को इसको कन्वर्ट करना है बेटा किस फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो आपके पास में ये स्क्वायरल लूप है वो वाई जेड प्लेन के कैसे रखा गया है पैरेलल। एक मिनट थोड़ा सा मैं समझाता हूं बेटा आपको, कोशिश करना। सपोज दैट ये हमारे पास में ओरिजिन है, ये है हमारा एक्स एक्स, ये है हमारा वाई एक्स और ये सामने की तरफ क्या है जेड एक्स। आप एक प्लेन सोचो यहां पर या एक सरफेस सोचो, ये वाली, ये जो सरफेस अपन ने सोची, क्या इस सरफेस के अंदर वाई और जेड दोनों आ गए क्या बेटा? इस सरफेस के अंदर वाई भी आ गया और क्या भी आ गया जेड भी आ गया, तो इस सरफेस को अपन बोलेंगे क्या वाई जेड प्लेन। हमारा जो लूप है वो इस वाई जेड प्लेन के क्या रखा गया है पैरेलल। लो बेटा हमारा लूप इस वाई जेड प्लेन के क्या हो गया पैरेलल। तो अब बताइए इसका एरिया किस डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको बताया है कि एरिया कहां होता है सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अपन बात करें तो बताओ एरिया किस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और अगर ये एरिया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे S = 0.04 I कैप। चाहो तो साथ में यूनिट लगा दो क्या मीटर स्क्वायर। बेटा इस S के साथ S की वैल्यू आपने निकाली कितनी 0.04 मीटर स्क्वायर, बट मैंने उसके साथ में I कैप क्यों लगाया इसका रीजन आपको अच्छे से समझना है। वापस बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। अगर मैं इस सरफेस को सोचूं तो इस सरफेस में वाई आ गया और क्या आ गया जेड, तो इस सरफेस को अपन क्या बोलेंगे बेटा वाई जेड प्लेन। अब देखो हमारा लूप इस वाई जेड प्लेन के क्या रखा गया है बेटा पैरेलल। लो बेटा ये हमारा क्या हो गया लूप। अब बताइए बेटा इस लूप का एरिया कहां होगा। लूप का एरिया की डायरेक्शन मैंने कहां बताई परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो ये लूप आपका ऐसे रखा गया है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में दैट इज एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा हमारा आई कैप। तो साथ में हमने क्या लगा दिया आई कैप, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फाई = हम लोग क्या करेंगे बेटा E.S। E की वैल्यू क्या है 40 I कैप -20 J कैप +30 K कैप डॉट S की जगह क्या आ जाएगा 0.04 I कैप। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा बेटा क्या फाई = वही आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो। दिस टाइम आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो 40 × 0.04 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो 0, बिकॉज यहां तो जे कैप का कोफिशिएंट -20 है बट वहां जे कैप है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है 0। के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1.6 और इसकी यूनिट लगा देना क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड विद दिस स्क्वायरल लूप। ओके बेटा
हाँ बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? A rectangular frame of size 20 centimeter into 30 centimeter is placed in an uniform electric field E equals to 100 Newton upon Coulomb such that surface of this frame makes an angle 30 degree with electric field. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लेना। सुनिए, सपोज दैट ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या? E। E इक्वल्स टू 100 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। अपन ने इसके अंदर एक स्क्वायरल फ्रेम रखा हुआ है, जिसकी साइज है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ये फ्रेम अपन ने इस टाइप से रखा है, दैट इज इस फ्रेम की जो सरफेस है, ये ऐसे रखा हुआ है बेटा फ्रेम, ये इसकी सरफेस है। ये जो सरफेस है इस फ्रेम की, मैं इसको डैश डैश करके बना रहा हूं, ये जो मैं डैश डैश करके बना रहा हूं वो इसकी क्या है बेटा? सरफेस। ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहां से ये एंगल सस्टेन कर रही है, कितना? 30 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, ये जो फ्रेम है वो थोड़ा सा टिल्ट करके इस टाइप से रखा गया है, दैट इज ये जो सरफेस है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये वाला एंगल कितना सस्टेन कर रही है? 30 डिग्री सस्टेन कर रही है। अच्छा बेटा, तो पहले तो ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका एरिया S इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया S जो होगा वो होगा 0.2 इंटू 0.3। बेटा रेक्टेंगुलर फ्रेम जो दे रखा है उसकी साइज अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि इसकी विड्थ तो है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? 0.2, और इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 0.3। और स्क्वायर रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 0.3 इंटू 0.2 या 0.2 इंटू 0.3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? S इक्वल्स टू 0.06 मीटर स्क्वायर। S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.06 मीटर स्क्वायर। हाँ बेटा, S की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू भी हमें पता है। जो ये रेक्टेंगल होगा उसका एरिया कहां होता है बेटा? इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये रही सरफेस, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इसका एरिया होगा। तो बताइए ये जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा। इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना बेटा, जल्दबाजी में ये मत सोच लेना कि देखो बेटा E की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन अपॉन कूलम्ब, वो अपने को क्वेश्चन में दी हुई थी। S अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ 0.06 मीटर स्क्वायर। मेन चीज है बेटा क्या? थीटा। जल्दबाजी में आप ये मत सोचना कि यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। इसने कंफ्यूज करने के लिए ये जो एंगल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस सरफेस के साथ एंगल दिया हुआ है, जबकि हमें एंगल कौन सा लेना है? एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर S। और एरिया वेक्टर कहां होता है? जो आपकी गिवन सरफेस होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो एक्चुअल में हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन E एंड S। अच्छा बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखिए बेटा, ये सरफेस रही और इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये क्या रहा हमारा? S। तो देखिए बेटा, इस सरफेस और इस S इन दोनों के बिटवीन टोटल एंगल कितना है बेटा? 90। सरफेस और एस के बीच में टोटल एंगल कितना है? 90। उसमें से ये वाला एंगल कितना है? 30। तो बताइए ये वाला एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास में? 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू कितनी यूज करनी है बेटा? 60 डिग्री। ओके, नाउ फाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में E S cos थीटा। दिस टाइम E डॉट S यूज नहीं करेंगे बिकॉज E और S अपने को I कैप J कैप K कैप की फॉर्म में गिवन नहीं है। दिस टाइम हमें E का मैग्नीट्यूड पता है, S का मैग्नीट्यूड पता है और थीटा का मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा क्या? फाई इक्वल्स टू E S cos थीटा। हाँ जी बेटा बताइए, E का मैग्नीट्यूड 100, S का मैग्नीट्यूड 0.06 और cos 60, ये हमारे पास में हो जाएगा 6 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। हाँ बेटा, नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम लोग एक क्यूब लेते हैं। सपोज दैट इस क्यूब की ईच साइड क्या है, ए, और इस क्यूब को बिल्कुल सीधा इसके अंदर रख देते हैं। तो इस क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बेटा, 3D के अंदर है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। सुनिए, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यूब समझते हो ना बेटा, जिसकी हर साइड क्या हो, इक्वल, और वो साइड कितनी है, ए। अब थोड़ा सा फिजिकली आप खुद ही सोचने की कोशिश करना। सपोज दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये हमारे पास में एक क्यूब है जो कि बिल्कुल सीधा इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा बेटा, तो सोच के देखिए, जो क्यूब होता है, क्यूब के अंदर कितनी सरफेस होती है बेटा, 6। ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस। क्यूब के अंदर टोटल कितनी सरफेस होती है बेटा, 6। 1 2 3 4 5 और 6। हर सरफेस स्क्वायरल होती है क्योंकि ईच साइड क्या है, इक्वल। तो ये वाली सरफेस भी क्या है, स्क्वायर। तो बताओ इस स्क्वायर सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड कितनी है, ए। तो बताइए इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा जिसकी साइड कितनी हो, ए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, ए स्क्वायर। सारी सरफेस स्क्वायरल है तो हर सरफेस का एरिया कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर। और ऐसी कितनी सरफेस है बेटा, 6 सरफेस हमारे पास में है। क्यूब के अंदर टोटल कितनी सरफेस होती है बेटा, 6। तो हम लोग टोटल फ्लक्स फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। हर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5 और फाई 6, 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे और सबको अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो अपन डायरेक्टली सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। पहली सरफेस आप इसको मानो, ये जो सरफेस है इसका एरिया ए स्क्वायर है, बट वो एरिया किस डायरेक्शन में है, एरिया कहाँ होता है बेटा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बट अवे फ्रॉम बॉडी। इस बार चीज थोड़ी खतरनाक है बेटा, कोशिश करना। किसी भी सरफेस का एरिया क्या होता है, अभी मैं बार बार आपको बता रहा था, सरफेस का एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। बट और इसको सही बोले तो अपन बोलेंगे उसको परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अवे फ्रॉम बॉडी। ये आपका एक क्यूब है, देखना बेटा, 1 2 3 4, 4 सरफेस साइड वाली होगी, 5 और 6, टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6। अब ध्यान से देखना बेटा, इस सरफेस का एरिया क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर। तो अब ये परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बट मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अवे फ्रॉम बॉडी। तो बताओ अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो इस सरफेस के लिए अवे फ्रॉम बॉडी कहां होगा, इधर, क्योंकि इधर तो बॉडी है ना। तो अवे फ्रॉम बॉडी का मतलब इसका एरिया कहां होगा, इधर पीछे की तरफ। अच्छा बेटा, इस सरफेस का एरिया कहां होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसका मतलब अगर सरफेस ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बट अब परपेंडिकुलर में इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा। क्यों, क्योंकि इधर तो हमारी क्या है, बॉडी ऐसे रखी हुई है ना। तो इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अवे फ्रॉम बॉडी, इसका मतलब इधर। इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बट अवे फ्रॉम बॉडी, इसका मतलब इधर, क्योंकि बॉडी इधर है। अच्छा, इस ऊपर वाली सरफेस का परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। अब इस परपेंडिकुलर के अंदर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, बट अगर ऊपर वाली सरफेस के लिए बात करें तो बॉडी से कहां होना चाहिए, अवे फ्रॉम बॉडी। तो इसका मतलब इसका एरिया कहां होगा, ऊपर। अब दिमाग लगाना, मुझे नहीं पता। इस सरफेस, नीचे वाली सरफेस का एरिया कहां होगा, नीचे। इस वाली सरफेस का एरिया कहां होगा, सामने। और इस वाली सरफेस का एरिया कहां होगा, पीछे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोच के देखना। ये हमारे पास में क्या है बेटा, एक क्यूब। देखना, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, 4 ये हो गई। एक सामने वाली सरफेस और एक पीछे वाली सरफेस। सब सरफेस का एरिया ए स्क्वायर ही होगा, क्योंकि क्यूब की हर सरफेस क्या होती है, स्क्वायर। तो इसका एरिया भी क्या होगा, ए स्क्वायर, बट उसकी डायरेक्शन कहां होगी, पीछे। अब मुझे नहीं पता, दिमाग लगाना। इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, बट उसकी डायरेक्शन कहां होगी, आगे। इस ऊपर वाली सरफेस का एरिया भी क्या होगा, ए स्क्वायर, बट उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर, अवे फ्रॉम बॉडी। तो बॉडी नीचे की तरफ रहेगी ना, ये ऊपर वाली सरफेस है तो बॉडी कहां रह गई, नीचे। तो अवे फ्रॉम बॉडी का मतलब ऊपर। इस नीचे वाली सरफेस का एरिया नीचे, इस वाली सरफेस का एरिया सामने, और इस वाली सरफेस का एरिया पीछे की तरफ। अब दिमाग लगाना,
पहली सरफेस है ये वाली, इधर वाली सरफेस। हाँ जी बेटा, तो इस सरफेस के लिए सिर्फ इस सरफेस के बारे में सोचो। φ1 इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दो ई एस कोस थीटा। हाँ जी बेटा, ई तो ई है सबके लिए, कांस्टेंट है। एस हर सरफेस के लिए एरिया कितना है, ए स्क्वायर। अब दिमाग लगाना है थीटा में। ये जो सरफेस थी पीछे वाली, सॉरी साइड वाली, इस सरफेस के लिए ई तो कहां है, आगे। ई तो सबका आगे ही है, बट इसका एरिया कहां है बेटा, पीछे। तो बताओ इस सरफेस के लिए एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो कोस 180 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी बेटा आपको, -1। इसका मतलब ये आंसर कितना आ गया, -EA स्क्वायर φ2। दूसरी सरफेस ये वाली सरफेस, इस सरफेस के लिए अपन बात करें तो बताओ बेटा, वही फॉर्मूला लगाओ, ES कोस थीटा। ई एस की वैल्यू कितनी होगी, वही ए स्क्वायर। और इस सरफेस के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो ई कहां है, आगे, और एस भी कहां है, इसका आगे। ई तो सबका ही आगे है, और इस वाली सरफेस का एरिया भी कहां है, अवे फ्रॉम बॉडी। अब बॉडी पीछे की तरफ रह गई तो इसका एरिया कहां होगा, आगे। तो ई भी आगे और एस भी आगे। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, प्लस का ये स्क्वायर। नेक्स्ट φ3, φ4, φ5 और φ6 सबके लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे ES कोस थीटा वाला, तो इन रिमेनिंग चारों सरफेस के लिए ई तो ई रहेगा, एरिया भी ए स्क्वायर होगा, बट इन चारों सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। दिमाग लगाना। चलिए, इस सरफेस का एरिया कहां था, ऊपर, और ई कहां है, आगे। बताइए बेटा एंगल कितना हो गया, 90। नीचे वाली सरफेस के लिए एरिया कहां हो गया, नीचे। लो बेटा एरिया कहां गया, नीचे, और ई कहां है, आगे। देख लो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। इस सामने वाली सरफेस के लिए एरिया कहां होगा, सामने, इधर, और ई कहां है, आगे। तो बताइए बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। और इस पीछे वाली सरफेस के लिए ई कहां होगा, पीछे, और सॉरी एस कहां होगा, पीछे, और ई कहां है, आगे। तो इसके लिए भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो रिमेनिंग चारों सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए टोटल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0। φ1 की वैल्यू माइनस का EA स्क्वायर, φ2 की वैल्यू प्लस का EA स्क्वायर। रिमेनिंग चारों सरफेसेस के लिए φ3, φ4, φ5 और φ6 सबकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो बताइए टोटल फ्लक्स φ इक्वल्स टू क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ4, φ5 और φ6। तो माइनस EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो टोटल आंसर हमारे पास में कितना आ गया बेटा, 0। इस बात को आप ध्यान रखना, जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्लोज्ड सरफेस रखी जाए। सुनिए बेटा, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्लोज नहीं है, ओपन है। स्क्वायर ओपन है, बट अगर अपन बात करें क्यूब, तो क्यूब क्या है बेटा आपका, क्लोज्ड सरफेस है। स्फेयर क्या है आपकी, क्लोज्ड सरफेस है। सिलेंडर भी आपकी क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। तो जब भी एक क्लोज्ड सरफेस को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो चाहे हम उसको कैसे भी प्लेस करें, याद कर लेना उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स हमारा हमेशा क्या आता है, 0। इस क्वेश्चन के अंदर अपन लोगों ने एक स्क्वायर के लिए, सॉरी एक क्यूब के लिए सोल्व करके देखा। तो दिमाग लगाओ बेटा, क्यूब के अंदर कितनी सरफेस होती है बेटा, टोटल मिलाकर के 6। हमने क्या किया, हर सरफेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाया, φ इक्वल्स टू ES कोस थीटा, और 6 सरफेसेस के लिए अलग अलग φ1, φ2, φ3, φ4, φ5 और φ6 कैलकुलेट कर लिया और सोल्व किया। तो हमारे पास में टोटल आंसर कितना आया, हमेशा 0। ठीक है बेटा, इस चीज को आप याद कर लेना कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस रखते हैं, तो उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स हमेशा कितना आता है, 0 ही आता है। हाँ जी बेटा, तो ये अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली। अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछे तो आपके 2 सिंपल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशंस, फॉर्मूला, SI यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, सारी चीजें आपको ऐसे की ऐसे लिख के आनी है। अगर अपन लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप फॉर्मूला याद कर लेना, क्या,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, या उसको हम बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। और अपन ने सारे क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्मूलों से रिलेटेड दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही सोल्व किए हैं। बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी आप ध्यान में रखना, अगर कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, या हम उसको बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपन लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा गाउस लॉ। हाँ जी, गाउस लॉ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एक नंबर का क्वेश्चन 99% बोर्ड के एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन गाउस लॉ और डिफाइन गाउस लॉ। हाँ जी बेटा, गाउस लॉ क्या होता है? गाउस लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ही कैलकुलेट करते हैं। अभी अपन ने पिछले टॉपिक में क्या सीखा, अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना ही सीखा, और उसका फॉर्मूला अपन ने क्या याद किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस या फिर फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा, दोनों एक ही बात है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला क्या याद किया, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। वो फाई कैलकुलेट करने की डेफिनेशन और फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गाउस लॉ। गाउस लॉ भी मैं फिर से बोल रहा हूं फाई कैलकुलेट करने का ही एक मेथड है। गाउस लॉ से भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फाई, बट इसकी कुछ कंडीशंस है कि ये गाउस लॉ कब अप्लाई होता है। गाउस लॉ के लिए सबसे पहली बात, जो आपकी सरफेस होनी चाहिए वो कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए वो जो अपन ने पीछे वाले फॉर्मूले अप्लाई किए ना बेटा, फाई के, फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, वो फॉर्मूले तो चाहे सरफेस ओपन हो, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल या स्क्वायर, या चाहे सरफेस क्लोज्ड हो, फॉर एग्जांपल क्यूब। अब दिमाग लगाओ बेटा, रेक्टेंगल इसका मतलब समझो ये पेज, बताओ ये पेज जो है क्या ओपन सरफेस है कि एक ही सरफेस है इसके अंदर? और अगर अपन ऐसे 6 पेज ले लें, एक पेज को यहां पर रख दे, एक पेज को यहां पर, एक को यहां पर, एक को यहां पर, एक को यहां पर और एक को यहां पर, और इसको क्लोज कर दे, तो क्या बन जाएगा हमारा क्यूब। तो एक पेज स्क्वायर या रेक्टेंगल वो हमारी क्या है, ओपन सरफेस है। और अगर उनको 6 पेजेस को एक साथ ऐसे कैसे जोड़ दें तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, क्लोज्ड सरफेस। जो पीछे मैंने फॉर्मूले बताए हैं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, ई एस कोस थीटा, वो फॉर्मूले आप ओपन सरफेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और क्लोज्ड सरफेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो आपका फॉर्मूला है गाउस लॉ, वो केवल तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास में सरफेस कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। तो सपोज दैट ये हमारे पास में कोई क्लोज्ड सरफेस है, और यहां पीछे तो अपन किसकी बात करते थे बार बार, ई की। हर फॉर्मूले में क्या आ रहा है बेटा, ई। यहां अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बारे में बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स की। सपोज दैट ये हमारे पास में क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस का दूसरा नाम गाउसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। इस क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, गाउसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। और यहां पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1, Q2 और Q3 जो कि इस सरफेस के अंदर इनसाइड रखे गए हैं। तो गाउस लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस, जिसको अपन गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं, इससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई, वो इस सरफेस के इनसाइड, ध्यान रखना बेटा, इस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड दैट इज अंदर रखे गए सारे के सारे चार्जेस के एल्जेब्रिक सम सिग्मा क्यू और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दैट इज एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। फाई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सिग्मा क्यू। सिग्मा का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम, यानी कि सारे के सारे चार्जेस को क्या करना है, सम। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताई थी, याद होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां सिग्मा क्यू जो होता है, सिग्मा का मतलब होता है समीशन या एल्जेब्रिक सम।
तो जो सिग्मा क्यू होता है वो केवल और केवल इस गाउसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखे गए चार्जेस का ही सम होता है। बाहर रखे गए, सपोज दैट यहां पर कोई Q4 चार्ज या यहां पर कोई Q5 चार्ज रखा गया है, तो फाई कैलकुलेट करते टाइम जो हम सिग्मा क्यू ले रहे हैं उसके अंदर हमें Q4 और Q5 को अकाउंट में नहीं लेना है। उन चार्जेस से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल इस क्लोज्ड गाउसियन सरफेस के जो चार्ज अंदर रखे गए हैं उन सब का ही एल्जेब्रिक एडिशन करना है। दैट इज यहां पर सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। केवल इन चार्ज पार्टिकल्स का ही सम अपन लोग करेंगे और वो जो सिग्मा क्यू आएगा उसको अपन लोग एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर देंगे। तो ये फाई जो आएगा वो इस क्लोज्ड सरफेस या गाउसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, अपने को ऐसे कि ऐसे इसको याद करना है। मैं एक बार बोल के बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल ही है। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फॉर ए क्लोज्ड गाउसियन सरफेस, मैं बार बार बोल रहा था सरफेस कैसी होनी चाहिए बेटा, क्लोज्ड। फॉर ए क्लोज्ड गाउसियन सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस। आउटर चार्जेस से अपने को कोई मतलब नहीं है। एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट दोनों का रेशियो या डिवाइड। तो फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ध्यान से देखो डायग्राम में एक चार्ज Q4 इस क्लोज सरफेस के कहां है, बाहर। तो यहां जब सिग्मा क्यू अपन ने कैलकुलेट किया है तब अपन ने Q4 के बारे में कोई बात नहीं की है। ओके बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा, हमारे पास में 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं, -4 कूलाम, +10 कूलाम, -8 कूलाम और +4 कूलाम। चार्ज पार्टिकल्स ये 4 ही हैं। इनको इनक्लोज करते हुए अपन ने कुछ सरफेस चूज करी है। सारी की सारी सरफेस ऑलरेडी क्लोज्ड है। ये हमारी S1 सरफेस है, ध्यान से देख लो बेटा। ये हमारी S2 सरफेस है, ये हमारी S3 सरफेस है, ये S4 सरफेस है, और इस सबको इनक्लोज करती हुई ये हमारी S5 सरफेस है। हमें हर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। S1 के लिए अज्यूम कर लो φ1, φ2, φ3, φ4 और φ5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर अपने को फाई कैलकुलेट करना है तो आप दिमाग लगाइए कि फाई कैलकुलेट करने के जो पीछे वाले फॉर्मूले मैंने पढ़े थे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस या फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा, वो हम यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। इतना दिमाग हमें होना चाहिए कि वो फॉर्मूले हमें कब अप्लाई करने हैं, जब हमारे क्वेश्चन में ई की बात हो रही हो। जब हमारे क्वेश्चन में किसकी बात हो रही हो बेटा, ई की बात हो रही हो। और जब चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही हो तो हमें क्या अप्लाई करना है, गाउस लॉ, दैट इज फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बेटा इतनी बात तो समझ में आ गई होगी यार। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हो क्वेश्चन के अंदर, तब तो अपने को वो वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ई डॉट एस या ई एस कोस थीटा वाले फॉर्मूले। और जब चार्ज पार्टिकल्स Q1, Q2, Q3, Q4 के बारे में बात कर रहा हो तो चार्जेस के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, गाउस लॉ, दैट इज फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, तो पहली सरफेस के लिए φ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। सिग्मा क्यू, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सिग्मा क्यू जो लेना है वो जिस सरफेस की आप बात कर रहे हो उस सरफेस के इनक्लोज्ड चार्जेस, दैट इज उस सरफेस के अंदर आने वाले चार्जेस के बारे में ही बात करनी है। ध्यान से देखिए बेटा, पहली सरफेस ये रही S1, तो बताइए इस S1 के अंदर आने वाला टोटल चार्ज कितना है, +10 -8।
बोलो भाई, इस सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज कितना है? इस सरफेस के अंदर आने वाले दो ही चार्ज है, +10 और -8। इन दोनों का क्या कर दो? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ में इनको क्या कर दो? ऐड। तो +8 -10 डिवाइडेड बाई नीचे, ये तो सिग्मा क्यू की वैल्यू होगी, नीचे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? 2/एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो इसको आगे आप और सोल्व करके आ सकते हो। 2/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, उसको पुट करके सोल्व भी कर सकते हो। नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा? 2/एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। नेक्स्ट φ2, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ2 इक्वल्स टू सेकंड सरफेस, ये रही बेटा, इस सरफेस के लिए सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखो बेटा, इस सरफेस के अंदर आने वाले चार्जेस कौन कौन से हैं? +10 और -4, +10 और -4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ गया? 6/एप्सिलॉन नॉट। आगे चलो, φ3 वापस वही सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान लगाना बेटा, φ3 इक्वल्स टू S3 सरफेस, ये रही S3 सरफेस, इस सरफेस से इनक्लोज्ड टोटल चार्ज कितना है? -4 + 4। S3 सरफेस के अंदर कितने चार्जेस आ रहे हैं बेटा? 2, -4 और +4, तो टोटल आंसर कितना आ गया बेटा? 0। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, φ4 वही सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो φ4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू। S4 के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, S4 के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये तो डायरेक्टली क्या हो गया बेटा? 0। नेक्स्ट φ5 वही सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए बेटा, ये जो आपकी फिफ्थ क्लोज्ड सरफेस है, ये वाली, इस सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज सारे के सारे इसके अंदर ही आ गए। तो बताओ, इन सारे चार्जेस का अगर अपन एल्जेब्रिक एडिशन करें तो कितना हो जाएगा? -4 +10 -8 और +4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा 2/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब फाई कैलकुलेट करना हो क्वेश्चन में और ई की बात कर रहा हो, तब तो हमें पीछे वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। फाई इक्वल्स टू E.S या फाई इक्वल्स टू ES cos थीटा वाले फॉर्मूले, वो वाले फॉर्मूले। और जब क्वेश्चन के अंदर चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा हो तो हमें क्या अप्लाई करना है? गाउस लॉ। फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करना है। बट यहां इस बात का ध्यान रखना कि जो आपके पास में गाउस लॉ अपन अप्लाई करेंगे, उसके लिए एक तो जो सरफेस होनी चाहिए वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड। गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए सरफेस जो होनी चाहिए वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए? क्लोज। और अपने को केवल और केवल उसके अंदर रखे गए चार्जेस का ही एल्जेब्रिक एडिशन करना है। जिस सरफेस का फ्लक्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल उस सरफेस से बाहर है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहां से भी हाँ बेटा, नेक्स्ट अब अपन लोग पढ़ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गाउस लॉ। ओके बेटा, सुनिए, जो अपन ने गाउस लॉ पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि वो कैसे कैसे अप्लाई होता है और फाई के ऊपर उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला फैक्ट है, टू अप्लाई गाउस लॉ फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, गाउसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, रियल और इमेजिनरी। देखो बेटा, इस बात का क्या मतलब है? सपोज दैट ये हमारे पास में Q1 चार्ज है और ये हमारे को Q2 चार्ज दिया हुआ है। जब यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गाउस लॉ, देखो बेटा चार्जेस दिए हुए हैं तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? गाउस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अभी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता तो फिर हमें गाउस लॉ अप्लाई नहीं करना था, तो हमें क्या अप्लाई करना था? पीछे वाली डेफिनेशन, फाई इक्वल्स टू E.S या फाई इक्वल्स टू ES cos थीटा। बट यहाँ पर चार्जेस दिए हुए, सपोज दैट Q1 और Q2, और अपने को फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। ये जो क्लोज्ड सरफेस है वो क्वेश्चन के अंदर रियल भी हो सकती है, और कभी कभार क्वेश्चन के अंदर क्या करता है कि ये जो सरफेस देता है वो कंप्लीट क्लोज्ड नहीं देता है। जो एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसके अंदर सपोज दैट हमको एक हेमी स्फीयर दिया हुआ है। ये क्या है हमारा? एक हेमी स्फीयर। तो क्या हेमी स्फीयर कंप्लीटली क्लोज्ड है क्या? नहीं। तो अब अपन लोग क्या करते हैं? इसको कंप्लीट क्लोज करने के लिए एक दूसरा हेमी स्फीयर ऊपर अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट तो सपोज दैट क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? एक हेमी स्फीयर तो क्या दिया हुआ था? रियल। तो आप एक काम करो, अपने दिमाग से एक दूसरा हेमी स्फीयर दैट इज आधा स्फीयर इमेजिनरी इसके ऊपर रख लो।
और अब भी अपन सरफेस को क्लोज करके गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जब भी गाउस लॉ अप्लाई करो तो आपकी सरफेस कंप्लीटली क्या होनी चाहिए बेटा, क्लोज्ड। अगर क्वेश्चन में रियल में क्लोज सरफेस दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दी हुई है तो आप अपनी तरफ से इमेजिन करके पहले सरफेस को क्या करोगे, क्लोज, और उसके बाद में आप गाउस लॉ अप्लाई करोगे। सिंपल सी बात है बेटा। चलो ठीक है, ये अपना पहला फैक्ट हो गया कि गाउसियन सरफेस कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा फैक्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड गाउसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ गाउसियन सरफेस एंड पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर चार बातें हैं, आप ध्यान से समझिए। सपोज दैट ये हमारे पास में, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, +8 कूलम का चार्ज है और ये हमारे पास में -3 कूलम का चार्ज है। हमने अभी एक गाउसियन सरफेस ली, क्या, स्फीयर। गाउसियन सरफेस कैसी ली बेटा, स्फीयर। ये जो अपन ने स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ली है, अब अपन लोग यहां पर चार चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो इस गाउसियन सरफेस की साइज को अपन चेंज कर दें, दैट इज इस साइज को, स्फीयर की साइज को छोटा कर दें या बड़ा कर दें। बट उस साइज को कम ज्यादा करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये 8 कूलम और -3 कूलम जो ओरिजिनल चार्जेस हैं वो गाउसियन सरफेस के अंदर ही रहने चाहिए। तो हम इसकी साइज को चेंज कर दें। साइज का मतलब क्या है बेटा, जो स्फेरिकल था, गाउसियन सरफेस हमारी क्या थी, स्फेरिकल, वो स्फेरिकल ही रहनी चाहिए, बट हम इसको छोटा या बड़ा कर दें तो फाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हम इसकी शेप को चेंज कर दें। शेप चेंज करने का मतलब क्या है बेटा, इस स्फीयर की जगह हम लोग क्या ले ले, कोई क्यूब ले ले। बेटा क्यूब भी तो कंप्लीटली क्लोज्ड होता है ना, या अपन इसकी जगह कोई क्यूबॉइड ले ले, या हम इसकी जगह कोई सिलेंडर ले ले, बट जो चार्जेस है वो अंदर की अंदर ही रहने चाहिए, तो भी फाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरी चीज, पोजीशन ऑफ चार्जेस। हाँ बेटा, पोजीशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर अंदर ही इनकी पोजीशन चेंज कर दो। 8 कूलम को यहां से उठा करके यहां प्लेस कर लो और -3 कूलम को यहां से उठा करके यहां पर प्लेस कर दो, बट अंदर ही अंदर रखना है, तो भी देख लो फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अरे बेटा जब चार्ज पार्टिकल्स यहां पे थे तो भी टोटल चार्ज कितना था, 5, +8 -3 कितना था, 5। तो 5 इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, 5/ε0। अरे बेटा 5 इक्वल्स टू क्या होता है, σ/ε0। तो टोटल चार्ज 5 है, तो आंसर क्या आ गया, 5/ε0। अगर अपन इनकी पोजीशन को चेंज कर दे अंदर अंदर तो भी 5 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हाँ जी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है, ये +8 है, इसके 2 टुकड़े कर दिए, +4 कूलम और +4 कूलम, बट अंदर अंदर ही -3 कूलम के 2 टुकड़े कर दिए, -2 कूलम और -1 कूलम। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, चेंज। तो भी देख लो फाई की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी देख लो फाई टोटल वो का वही रहेगा, +4 कितना हो गया, +8 -1 तो कितना बचा, 7, फिर -2 तो कितना बचा, 5। तो आंसर अब भी कितना आएगा, 5/ε0 ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ध्यान से देखो। किसी क्लोज्ड गाउसियन सरफेस के लिए जो फाई की वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन में फाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5/ε0। अब आप चार्जेस अंदर के अंदर रखने, हम इसकी साइज को चेंज कर दें। साइज का मतलब स्फीयर को छोटा या बड़ा कर दें, फाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम उसकी शेप को चेंज कर दें। शेप का मतलब स्फीयर की जगह क्यूब ले ले या सिलेंडर ले ले और चार्जेस अंदर के अंदर रहें तो भी फाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोजीशन ऑफ चार्जेस को चेंज कर दे, दैट इज इधर उधर रख दे अंदर अंदर, तो भी फाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दे। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने का मतलब +8 के 2 पार्ट कर दिए, +4 या -3 के 2 पार्ट कर दिए, -2 और -1, तो भी फाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। ये अपना दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इस दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्फीयर इज 100 Nm/2 कूलम। अभी क्वेश्चन में फाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 Nm/2 कूलम। इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, ये एक स्फीयर था, इसके सेंटर के ऊपर कोई चार्ज था Q, सपोज दैट, और इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना था, स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स कितना था, 100 Nm/2 कूलम। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम्स डबल, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर।
ये जो आपका स्फीयर था, आप इसकी रेडियस को क्या कर दो बेटा, डबल। तो बताइए अब इस नई सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज दैट 5 वो कितना होगा। जल्दबाजी में हम क्या सोचते हैं कि स्फीयर की साइज डबल हो गई तो फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। बट यहां पर फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नया जो फ्लक्स आएगा 5 वो भी 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम ही रहेगा। बोलो बेटा क्यों? बिकॉज हमने चार्ज तो वो का वही रखा ना अंदर, तो हमने तो केवल इसकी साइज को क्या किया है, इंक्रीज। और मैंने बोला था कि अगर हम इनसाइड चार्जेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, यदि हम इनसाइड चार्जेस को चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्यों की जगह क्यों ही है। इसके बाद में चाहे हम इसकी शेप को कम ज्यादा करें, सॉरी साइज को कम ज्यादा करें, चाहे हम इसकी शेप को चेंज करें, या हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करें, या हम उसकी पोजीशन को चेंज करें, तो फाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 की वैल्यू अब भी 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम ही रहेगी। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड फैक्ट क्या है? थर्ड फैक्ट क्या है बेटा? इफ फॉर ए गाउसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0 देन आइदर देर इज नो चार्ज, नो एनी चार्ज इनसाइड द सरफेस, और टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तीसरा फैक्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्या है, सॉरी फाई इक्वल्स टू क्या है बेटा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तीसरा फैक्ट ये कहता है कि अगर कभी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि फाई की वैल्यू क्या है, 0, तो अगर फाई की वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मतलब क्या है, 0 इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किस में चला जाएगा, 0 में, तो सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। सिग्मा क्यू इक्वल्स टू 0 होने के दो मतलब है, ध्यान से देखना बेटा, अच्छी चीज है। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0, तो इसके दो मतलब है। एक तो नो एनी चार्ज, कि आपके गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं हो। लो बेटा ऐसी गाउसियन सरफेस बना दी जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बताओ सिग्मा क्यू 0 आएगा। एक तरीका और हो सकता है, जितना पॉजिटिव हो, सपोज दैट +4 कूलम, अगर उतना ही अंदर नेगेटिव भी हो तो भी सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 ही आएगी। ध्यान दो बेटा, मैंने कहा कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या है, 0, तो फ्लक्स फाई 0 है, तो सोल्व करने से फाई की वैल्यू 0 पुट करी तो सोल्व करोगे तो सिग्मा क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 होने के दो रीजन हो सकते हैं, एक नहीं दो रीजन हो सकते हैं। या तो कोई चार्ज हो ही नहीं, या फिर देखो अगर कोई चार्ज नहीं है तो सिग्मा क्यू 0 ही होगा, या फिर जितना पॉजिटिव हो, सपोज दैट +4 कूलम, उतना ही क्या हो, नेगेटिव, तो भी सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0, और फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ गाउसियन सरफेस, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट, 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास में एक क्लोज्ड गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर एक डाइपोल है, समझते हो ना बेटा, डाइपोल -q और +q। बताइए बेटा फाई की वैल्यू क्या आएगी, सिंस अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन 0, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फाई इक्वल्स टू, बताइए बेटा यहां पर सिग्मा क्यू क्या है, डाइपोल है, डाइपोल का मतलब जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस, तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा, 0, और 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की वैल्यू कितना आएगी, 0 के इक्वल ही आएगी। यहां पर कोई चार्ज नहीं होता तो भी फाई क्या आता, 0, और कोई डाइपोल है, इसका मतलब जितना माइनस है उतना ही क्या है, प्लस, तो भी फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ फैक्ट क्या है? इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गाउसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन ओनली इनसाइडेड चार्जेस बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डिपेंड्स अपॉन इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस ऑफ गाउसियन सरफेस। ये बहुत अच्छी चीज है बेटा। सपोज दैट कभी एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि ये क्लोज्ड गाउसियन सरफेस है बेटा, यहां चार्ज है Q1 और यहां चार्ज है Q2 और यहां बाहर चार्ज है Q3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई की वैल्यू किस किस चार्ज पर डिपेंड करेगी, आप आंसर लिख के आओगे ओनली Q1 एंड Q2। फाई के लिए क्या करना है,
जो इनसाइड चार्जेस है केवल उनकी ही बात करनी है। तो इस सिस्टम से या इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई की वैल्यू तो किस पर डिपेंड करेगी, Q1 और Q2 पर ही डिपेंड करेगी। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ बोल देता है और वो ये कहता है कि अगर अपन इस गाउसियन सरफेस के किसी पॉइंट के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो सारे चार्जेस पर डिपेंड करती है, चाहे चार्ज पार्टिकल इनसाइड द गाउसियन सरफेस हो या आउटसाइड द गाउसियन सरफेस हो। तो E की वैल्यू कौन कौन से चार्जेस पर डिपेंड करेगी, तो आप आंसर लिख के आओगे Q1, Q2 एंड Q3। वापस सुनो बेटा, गाउस लॉ फाई कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। चलिए मैंने आपको एक क्लोज्ड सरफेस दे दी, उसके अंदर दो चार्जेस रख दिए Q1 और Q2, एक चार्ज Q3 मैंने बाहर भी रखा हुआ है। अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछे कि इस क्लोज्ड गाउसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई की वैल्यू कौन कौन से चार्जेस पर डिपेंड करेगी, तो आप कहोगे कि सर फाई की वैल्यू केवल इनसाइड चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज फाई की वैल्यू अभी केवल Q1 और Q2 पर डिपेंड करती है। ये बात तो सही है, आपको याद भी हो गई होगी। बट यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये बोल दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू कौन कौन से चार्जेस पर डिपेंड करेगी, तो ध्यान रखना बेटा, E की वैल्यू सारे चार्जेस पर डिपेंड करती है, चाहे वो इनसाइड द गाउसियन सरफेस हो या आउटसाइड द गाउसियन सरफेस हो। दैट इज E की वैल्यू Q1, Q2 और Q3 तीनों चार्ज पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। ओके बेटा, नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिए बेटा। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड गाउसियन सरफेस इज फाई एंड देयर आर n आइडेंटिकल सरफेसेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी आइडेंटिकल सरफेस इज फाई डैश इक्वल्स टू फाई अपॉन n। सुनिए बेटा, सपोज दैट हमारे पास में एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर के ऊपर कोई चार्ज है। क्वेश्चन ये कह रहा है क्यूब क्लोज्ड गाउसियन सरफेस है, इस कंप्लीट क्लोज्ड गाउसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई, फाई की वैल्यू कुछ भी हो। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि इस गाउसियन सरफेस जो क्लोज्ड गाउसियन सरफेस है क्यूब, अपन ने इसका एक पार्ट ले लिया या इसकी एक सरफेस ले ली, तो उस एक सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाई डैश इक्वल्स टू कितना होगा, फाई डैश इक्वल्स टू होगा फाई अपॉन एन, फाई अपॉन एन, और एन क्या होगी, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सरफेसेस। सोचिए बेटा, जो क्यूब होता है उसके अंदर कितनी आइडेंटिकल सरफेसेस होती है, कितने आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं बेटा, 6। तो अगर कंप्लीट क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स फाई है तो एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई डैश इक्वल्स टू फाई अपॉन एन, दैट इज फाई डैश इक्वल्स टू फाई अपॉन 6। अरे बेटा अभी अपन एग्जांपल के अंदर क्यूब ले रहे हैं, तो क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6। तो अगर कंप्लीट क्यूब के लिए फ्लक्स फाई है और 6 आइडेंटिकल सरफेसेस हैं, फेसेस हैं, तो एक फेस के लिए आंसर कितना आएगा, फाई अपॉन 6।